हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरो में। फ्रेंड्स, आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 20 है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो जाकर चेक कीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक्स चैनल को बढ़ाने और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं और हमें इससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि विंग और नी ने सोल प्रोटेक्टर कवच जो प्रोसेस की थी वो प्रोसेस कब की थी और वो उन प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एक कहानी शुरू हुई थी, नेवरलैंड सिटी से, जहाँ सभी क्लैन वाले विंग को मारने के लिए आ रहे थे और विंग पेट्रियार्क को मारो ये कह रहे थे। और विंग उन सभी पर अपने ब्लैक मैजिक से, ब्लैक स्मोक से वार किए जा रहा था, उन सभी को घायल किए जा रहा था। और वो सभी जैसे जैसे घायल होके जमीन पर गिर रहे थे, वैसे ही विंग के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ रही थी, लेकिन उसके अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। उसे इस सांसों में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा जब उसके सामने लान क्लैन के डिसिपल थे, लेकिन उन्हें देखकर अब उसकी नजरें लानजान को ढूंढ रही थी, लानवांगजी को ढूंढ रही थी, जो वहाँ उस भीड़ में, उस हैवानियत में शामिल नहीं हुआ था। वो चारों तरफ उस भीड़ में लानवांगजी को देख रहा था, लेकिन लानवांगजी उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। न ही नी क्लैन और न ही जियान सेक्ट, इन दोनों को छोड़कर बाकी हर कोई, छोटा बड़ा क्लैन और सेक्ट वाले वहाँ मौजूद थे। विंग ये देखने के बाद कहता है, आखिर तुमने सच ही कहा था उस रात लानजान कि तुम आखिरी दम तक या फिर मरते वक्त भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, और तुमने ऐसा ही किया ना। इतनी नफरत करते हो मुझसे लानजान कि मुझे और मेरे चेहरे को देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारी नफरत तो उसी रात मैंने देख ली थी तुम्हारी आंखों में, जिस रात मैं तुम्हें कुछ बताने आ रहा था, कुछ दिखाने आ रहा था, लेकिन मेरा ये वहम था, जिसे देखने के बाद, सच्चाई को सुनने के बाद हो सकता है तुम हैप्पी हो जाओगे और हैप्पी होकर मुझे हक करोगे, लेकिन ये शायद मेरा भ्रम ही था जो तुमने अब तोड़ दिया है यहाँ इस भीड़ में ना आकर। लेकिन चलो, ये भी ठीक है, तुम्हें मुझे अपने हाथों से मारना नहीं पड़ेगा। यही सारी बातें वो खुद से किए जा रहा था, लेकिन अचानक तभी उसके सीने में आकर एक तीर लगता है जो उन डिसिपल्स में एक ने चलाया था, और विंग गुस्से में वही तीर अपने सीने से निकालकर उसी डिसिपल को मार देता है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। और ये देखकर सभी क्लैन वाले गुस्से से, नफरत और बदले की आग में जल रहे थे, और वो गुस्से से कहते हैं, यीलिंग पेट्रियार्क, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा और तुम आज इसके बाद जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहकर वो सभी उसकी तरफ आ रहे थे। वो विंग को छू पाते या उसे कुछ कर पाते, इससे पहले एक स्वॉर्ड की वार से वो सभी दूर जाकर गिरते हैं, और वो स्वॉर्ड थी जियांग चेंग की, जिसे यहाँ देखकर विंग के लिए एक सदमा था, एक शॉक था। और जियांग चेंग विंग के आगे खड़ा होकर उन सभी से कहता है, आप सभी क्लैन वाले की हिम्मत कैसे हुई आखिर मेरे ब्रदर को हार्म करने की? आपको क्या लगा पिछले 3 साल से वो हमसे अलग रह रहा है, तो क्या इसका मतलब उसके साथ कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है? खबरदार, जो किसने आगे एक कदम भी बढ़ाया तो हम दोनों की वार से आप में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इतना कहकर वो विंग की तरफ मुड़ता है। विंग उसे देखकर खुश तो था और दुखी भी। दुखी वो किस लिए था वो नहीं जानता था, लेकिन हाँ, 3 साल के बाद अपने ब्रदर को अपने सामने देखकर खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन अपने खुशी को दबाते हुए वो कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस जाओ यहाँ से। लेकिन चेंग कहता है, विवुशियान, तुम तो भूल गए हो हमें उन वैन के साथ रहते हुए, लेकिन सीजे और फादर तुम्हें आज तक नहीं भूले हैं, और उन्होंने यहाँ भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए। इसलिए सीधे चलो लोटस पेयर मेरे साथ,
नहीं तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कैसे ले जाना है मुझे। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उन वेंस की मौत का बदला लेने के लिए। क्या वो तुम्हारे सगे थे, हमसे बढ़कर थे, जो तुम उनके लिए यहाँ इन सभी से लड़ने आए हो? बोलो। लेकिन ये सुनने के बाद तो विंग हंस रहा था, एक इविल स्माइल दे रहा था और वो कहता है सीजे और फादर, लेकिन तुम्हारी मदर का क्या? चिंग बोलो, तुम्हारी मदर ने कहा है मुझे वापस लाने के लिए। चिंग विंग की ये बात सुन के और वो गुस्से से कहता है मेरी मदर वुशियान, लगता है तुम इन 3 सालों में यादाश्त भूल गए हो। मेरी मदर के साथ साथ तुम्हारी भी कोई है जो तुम उन्हें मेरी मदर कह रहे हो। तुम्हारी कोई नहीं लगती है। लेकिन ये सुनते ही विंग चेंग के इस तरफ हंसते हुए देखता है और कहता है उनसे पूछो ना, फिर से पूछो कि क्या रिश्ता है मेरा और उनका। तुमने कभी देखा है उनसे मुझसे बात करते हुए, मुझसे प्यार करते हुए या मुझे अपने पास बैठाते हुए? चेंग बोलो, उनका ही बेटा हूँ ना मैं, तो फिर एक से प्यार और दूसरे से नफरत ऐसा क्यों करती है वो? कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है? इस सवाल का जवाब तो चेंग के पास भी नहीं था। वो बचपन से ये जानता था कि मदर विंग से अच्छे से बात नहीं करती, हमेशा उससे उकड़ी उकड़ी रहती है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो उसे भी नहीं पता था और विंग को इसी क्यों का जवाब चाहिए था चेंग से। चेंग कहता है वी वुशियान, क्या तुम्हें इतना काफी नहीं है कि मैं फादर और सीजे तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम बचपन से ऐसे हो, किसी की नहीं सुनते, अपने मन की करते हो। यही मदर को नहीं समझ में आता और तुमने बचपन में कुछ ऐसा ही किया होगा, इसीलिए मदर तुमसे अब तक नाराज है। लेकिन उनकी नाराजगी को नफरत मत समझो। ये सुनकर विंग कहता है चेंग नाराज? आखिर वो क्या था जो मैंने किया था? आखिर वो कौन सी गलती थी जो मुझसे हुई थी, जिस वजह से एक माँ अपने बच्चों को अपने पास भी नहीं आने देती, ना ही उससे बात करती है? बोलो, इस क्यों का जवाब दो मुझे, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। लेकिन तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर मुझे तो लगता है कि इस क्यों का जवाब तो तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक तुम भी उसी अंधेरे में हो जिसमें मैं था। तो चलो मैं ही तुम्हें उस सच से वाकिफ कराता हूँ चेंग, और वो सच ये है मैं तुम्हारा। विंग इसके आगे कुछ कहता कि तभी उन पर तीरों की बारिश हो रही थी और वो तीर एक पर्पल लाइटनिंग से जाकर टकराते हैं, जो कि मैडम यू की पर्पल लाइटिंग थी। और उन्हें वहां देखकर चेंग के तो मानो होश उड़ गए थे। चेंग के साथ साथ विंग जो उन्हें वहां देखकर शॉक में था, वो एक स्टोन बनकर खड़ा हुआ था। मैडम यू और जियांग फेमियांग जो अभी यहाँ आए थे और अपने सन की तरफ उन तीरों को जाते देख मैडम यू ने उस पर्पल लाइटनिंग से अटैक किया था, जिसकी वजह से उन तीरों की हवा में ही टुकड़े हो चुके थे। और मैडम यू विंग की तरफ अपनी आंसू भरी निगाहों से देख रही थी और विंग उनकी तरफ देखते हुए सिर्फ इतना ही कह पाता है मैडम यू। उनकी आंखों में देखकर तो ये साफ नजर आ रहा था कि वो विंग से माफी मांग रही थी और विंग उनकी आंखों में आंसू देखकर उनकी आंखों में खो चुका था कि आखिर पहली बार वो अपनी माँ की आंखों में आंसू देख रहा है। लेकिन तभी उसे एक बांसुरी सुनाई देती है और उसकी म्यूजिक उसे वहीं से तो आ रही थी, लेकिन कहाँ से ये वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन देखते ही देखते उस म्यूजिक से जो डिसिपल अब तक विंग ने मारे थे, वो डिसिपल एक पपेट बनकर उठकर खड़े हो जाते हैं और वो पपेट जियांग फेंगमियान और मैडम यू की तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर विंग कांप रहा था, चीख रहा था, मदर हटिए वहां से, स्टॉप, ऐसे स्टॉप। मैंने कहा रुक जाओ, खबरदार जो तुमने मेरे पेरेंट्स की तरफ अपने कदम बढ़ाए, नहीं तो मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। वही रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, स्टॉप। मदर पीछे देखिए। लेकिन मैडम यू तो उसके इसी शब्द पे ठहर चुकी थी। मदर, यह शब्द 3 सालों से उनके कानों में नहीं पड़े थे और इसी शब्द के साथ उन्हें वो सारा अतीत उनके आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। जैसे विंग बचपन से उनके प्यार के लिए तरसता रहा है
उनके आगे पीछे घूमता रहा है। वो चाहती थी कि अभी अभी अपने बेटे को गले से लगा ले और माफ़ी मांगे उन गुनाहों की जो बचपन से उस पे उन्होंने किए हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे तो गुनाह हुआ था ना। एक बेटों को अपनी माँ का प्यार ना देना, उसे तिरस्कार करना, ये कहाँ तक सही था, ये आज वो समझ पा रही थी। लेकिन वो विंग के पास जा पाती या उससे कह पाती, कुछ बता पाती। इससे पहले उन पपेट में से 2 पपेट्स, एक जियांग फेमियान और एक मैडम यू पर पीछे से वार करके उन्हें स्टेप करता है और वो दोनों ब्लड से लथपथ वहाँ नीचे गिर जाते हैं। और ये सब अपनी आंखों के सामने विंग बस खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसे ना ही कुछ करने का और ना ही सोचने का मौका मिला था। जब तक वो अपनी आंखें बंद करता, उसके पहले ये सब इतनी जल्दी हो चुका था कि उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक पल में आखिर 3 साल बाद मिलने के बाद उसके पेरेंट्स उसके सामने ब्लड से लथपथ गिर चुके थे और ये देखकर विंग के मानो होश उड़ गए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर उनमें से आंसू आ रहे थे और वो कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना ही कह पाता है, मदर अब यहाँ क्यों आई थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, कांप रहे थे और वो कांपते हुए लड़खड़ाते हुए उनके पास जा रहा था। उनकी दूरी उसे इतनी दूर नजर आ रही थी जैसे मानो उसके सामने एक अंधेरी खाई हो और वो सूरज की तरफ जाना चाहता है जो उससे बहुत दूर है, उस उजाले की तरफ जाना चाहता है जो उससे बहुत दूर है और वो उस तक नहीं जा पा रहा। उसे ऐसा लग रहा था उसके पैर उसे पीछे खींच रहे हैं कि ये सच नहीं है, जो वो देख रहा है वो सच नहीं है। उसकी मदर यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं, उसकी मदर नहीं आ सकती, वो तो उससे नफरत करती है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे आएगी? लेकिन ये किसी कश्मकश में उन दोनों की तरफ जा रहा था और जैसे ही अपनी माँ को अपने हाथों से छूता है, एक झटके में उनके हाथों को छोड़कर खुद को ही स्लैप करने लगता है, अपने चिक्स पर जोर जोर से मारने लगता है और कहता है, नहीं ये ड्रीम है, उठ जाओ व्यूशियान, ये एक ड्रीम है, ये नहीं हो सकता। तुम्हारी मदर यहाँ आखिर कैसे आ सकती है? अपनी आंखें खोलो व्यूशियान, ये लिंग पेट्रियाज, खुद को होश में लाओ। ये कहते हुए वो अपनी चिक्स को जोर जोर से स्लैप कर रहा था। लेकिन तभी मैडम यू उसे पुकारते हुए कहती है, विंग माय सन, आई एम सॉरी। चेंग की तरफ देखते हुए चेंग से कहती है, चेंग व्यूशियान को यहाँ से ले जाओ। और यही बातें जियांग फेमियन भी दोहरा रहे थे। हाँ चेंग, इसके पहले कि इस पे वो इन आयरन पूरी तरह से हावी हो जाए, इसे यहाँ से ले जाओ बाहुशन चरण के पास। और ये कहने के बाद वो मैडम यू की तरफ देखते हुए और उनके हाथों में अपना हाथ लेकर उन्हें बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। और वो दोनों अब तक के किए गए एक दूसरे से गिले शिकवे दूर कर रहे हो। जो गलतफहमियां उन दोनों में थी वो दूर हो चुकी थी और उन दोनों की आंखें वही बंद हो जाती है। विंग जो अब तक ये देख रहा था वो इतनी जोर से नीचे गिरता है, उसकी गिरने की आवाज हर किसी को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। विंग इतने बड़े शौक में था अपनी माँ को अपने बारे में सोचते हुए, कहते हुए। उसने बचपन से यही तो चाहा था, यही तो मांगा था, यही तो दुआ की थी कि उसकी माँ उसे कबूल करे, उसे अपना बेटा कहे। लेकिन आज वो ख्वाहिश उनकी आखिरी सांसों में पूरी होगी, ये वो नहीं चाहता था, ये कभी भी नहीं चाहता था। भले ही उसकी माँ उसे अपना बेटा ना कहे। अब वो धीरे धीरे उन दोनों की तरफ जा रहा था और अपनी माँ को अपनी बाहों में लेकर इतनी कस के पकड़ता है कि मानो उसे कोई छुड़ा ना ले। और वो इतनी जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और फूट फूट कर रो रहा था, मदर अपनी आंखें खोलिए, मुझसे बात कीजिए, मुझे डांटिए, मुझे मारिए और गुस्सा हो जाइए, मुझे हर तरह से परेशान कीजिए, लेकिन अपनी आंखें खोलिए, मैं ये सब सह सकता हूँ, ये सब आपके साथ सह लूँगा। मदर अपनी आंखें खोलिए ना, चलिए हम लोटस पर चलते हैं। ये कहते हुए वो चीख कर रो रहा था। उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि उसके पीछे जो डिसिपल थे
उन्होंने अब अपने हथियार उठा लिए थे और अपने हथियार लेके वो सभी उसकी तरफ आ रहे थे और वो उसके पीठ पर वार करने वाले थे अपने स्वॉर्ड से। लेकिन उनके आगे आ जाती है यानली और यानली वो वार अपने सीने पर ले लेती है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड जो डिसिपल विंग को मारने वाला था वो स्वॉर्ड यानली के सीने के आर पार हो जाती है और यानली ब्लड से लथपथ नीचे गिर जाती है। और ये चेंग देखकर इतनी जोर से चीख मारता है सीजे ये कहते हुए वो उसके पास आता है और उसके चिल्लाने के साथ ही विंग की नजर अपने पीछे जाती है और यानली को ऐसा देखकर विंग तो बेजान हो चुका था। उसके शरीर में ना ही कोई जान थी और ना ही कोई रिएक्शन था, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, इतना जरूर था गुस्सा और बदला। वो इतनी गुस्से में था, एक झटके में उठकर उसने उस डिसिपल को हवा में ही गायब कर दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े करके। उसके अगले ही पल अपनी बांसुरी को अपने होठों पर लगाकर अपनी तेजी से उसे बजा रहा था कि चारों तरफ से ब्लैक मैजिक और घोस्ट पपेट आकर उन सभी क्लैन वालों पर, उन डिसिपल्स पर वार कर रहे थे और उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। उन डिसिपल की शरीर में पूरी तरह से मानो आग लगी हो, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। वो तड़प रहे थे, वो चीख रहे थे और विंग एक ईविल स्माइल के साथ उन्हें कहता है, अब महसूस हुआ कि कैसी मौत होती है, कैसी तकलीफ होती है। और ये सब देखकर चेंग उससे कहता है, उन्हें मारने से क्या होगा वी वुशियान, तुम एक ईलिंग पेट्रियार्क हो और तुमने ये बनना खुद चूज किया है। अगर तुम ऐसा ना करते तो आज ये ना होता। तुम जिम्मेदार हो मेरे माँ बाप और मेरी सीजे के मौत के, तुमने उन्हें मारा है। और ये सुनकर तो विंग मानो टूट चुका था। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वही सब है जो पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था, तो अब उसके आगे एक्सप्लेन करती हूँ। विंग अपने सामने जैसे अपने पेरेंट्स और सीजे को पपेट हुआ बनता देखता है, वो अपने बांसुरी से उन्हें रोक रहा था लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था। कोई और जो डेमोनिक म्यूजिक थी वो बजा रहा था और उन तीनों की सोल को कंट्रोल कर रहा था, मानो उनके सोल को सोख रहा हो। विंग कुछ सोच नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो बांसुरी कहाँ से सुनाई दे रही है। विंग को अपने सामने कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे याद आती है हजारों साल पहले जो यूज़ की गई थी वो प्रोसेस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।